हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं आईआईटी की। आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं बात कर रहा हूं उस इंस्टीट्यूट की जिस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स वर्ल्ड के टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को संभाल रहे हैं, उसकी मैनेजमेंट को देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस आईआईटी में कुछ ना कुछ तो खास बात रहा होगा। इस आईआईटी में कुछ ना कुछ तो खास बात रहा होगा। आखिरकार हमें ऐसा क्या करना होगा कि मैं भी उस इंस्टीट्यूट्स का हिस्सा बन सकूं। तो जरा समझते हैं इसके लिए। इस प्रीमियर इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनने के लिए आप सभी लोगों को एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, जिस एग्जाम का नाम है जेई, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बेसिकली दो पार्ट्स में लिए जाते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट होता है जेई मेन और सेकंड पार्ट होता है जेई एडवांस। मेरे बच्चों, जेई मेन अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो जेई मेन क्वालिफाई करने के बाद टॉप स्कोरर को एनआईटीज मिलती है, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर आईआईटी हमारे इंडिया का जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें से एनआईटीज। फिर एग्जाम, अगर आपने जेई मेन क्वालिफाई कर लिया है तो आपको एक और एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम है जेई एडवांस। अगर आप जेई एडवांस क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आप आईआईटी में प्रवेश पाते हैं, आपको आईआईटी में एंट्री मिल जाती है। लेकिन आईआईटी के बारे में जैसे ही चर्चा आईआईटी की होती है तो कहीं ना कहीं हम जैसे सभी लोग, हम अगर दुनिया को देखते हैं, हम अगर मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में हर इंसान आपको यह कहता हुआ मिलेगा कि दिस आईआईटी इज वेरी टफ, कभी ट्राई मत करना इसको। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। विश्वास मानिए, कभी उन पे विश्वास ना करिए, खुद पे बिलीव करिए। अगर आईआईटी क्वालिफाई करना है तो सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि आप खुद पे बिलीव करें, वरना यह बात आप वहीं से सोचना बंद कर दीजिए कि मैं उसका हिस्सा बन सकता हूं। मेरे बच्चों, मैं बताता हूं किन बातों का ध्यान रखना होगा आपको इस आईआईटी को क्वालिफाई करने के लिए। सबसे पहले तो आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा, और वो तमाम वैसे लोग जो आपको भटकाते फिरते हैं, जो आपको यह बताते चलते हैं कि दिस इज वेरी टफ एग्जामिनेशन, ये आपसे नहीं होगा, आप उसको इग्नोर करिए। पहला काम तो ये कर लीजिए। दूसरी बात, अगर आप बहुत मेहनत करने को तैयार हैं तभी फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसका मतलब क्या? बहुत मेहनत तो सभी लोग करते हैं, काफी लोग हार्ड लेबर करते हैं। इसका मतलब क्या सबको रिजल्ट मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं मिलता है। तो हमें हार्ड लेबर के साथ हमें स्मार्ट लेबर करना होगा, और इस एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझना पड़ेगा। एक सही स्ट्रेटजी के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम श्योर एंड सर्टेन हम इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, हमें कोई रोक ही नहीं सकता। तो स्ट्रेटजी क्या है मैं समझाता हूं। बच्चों, मैं मैथमेटिक्स का फैकल्टी हूं, इसलिए मैं मैथमेटिक्स के बारे में बता रहा हूं, है ना। देखिए, जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं देखता ऐसा हूं कि काफी जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं या थोड़ा बिलो एवरेज स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनमें से कई एक बच्चे, जब वो लोग लगातार कंसिस्टेंट अगर वो मेहनत करते चले जाते हैं तो आईआईटी का क्वेश्चंस लगभग 60-70% वो सारे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा मेरी बातों को, मैंने क्या बोला। जब वो कंसिस्टेंटली मेहनत करते चले जाते, इट मींस वो हमारी थ्योरी को ध्यान से पढ़ते हैं और वो अपने शीट को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। तो इन सभी कामों को करने के बाद वो सारे बच्चे जेई एडवांस एंड जेई मेन की बात मैं कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। जेई एडवांस के वो लगभग 70% क्वेश्चंस को वो सॉल्व कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं एवरेज या बिलो एवरेज। और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स की कैटेगरी में बोलता हूं, जो अबव एवरेज की बात मैं कर रहा हूं, वो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो 80% 90% तक क्वेश्चंस को वो सॉल्व कर लिया करते हैं। तो आखिरकार क्या ऐसा होता है कि हम वही बच्चे कभी कभी एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते? तो कुछ तो वजह रही होगी, और वजह क्या है? सबसे जो पहला काम होता है हमारा पढ़ने का स्ट्रेटजी। जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बेसिकली ये एग्जामिनेशन है ना, ये रेस है ना।
अगर आपको रेस अगर जीतना है तो उस रेस में ऐसा काफी बार ऐसा होगा कि उस रास्ते में एक पत्थर रखा हुआ रहेगा। आप समझिएगा मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूं। आपको पढ़ने का स्ट्रेटजी, आपका जो स्ट्रेटजी होगा पढ़ाई का, वो क्या होगा, इस बात को समझिएगा। जब अगर आपने क्लास कर लिया, क्लास आपका ओवर हो गया, तो क्लास करने के बाद आप पहले घर पे जाएंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है, उस ध्यान सुनिएगा, वो बहुत जरूरी चीज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है। जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करना शुरू करें तो पहले एक टारगेट बनाएं। टारगेट आप टारगेट उतना ही लें जितना आप कर सकते हैं, या उससे कम टारगेट स्टार्टिंग में दें, ताकि आपको फ्रस्ट्रेशन ना हो। पहली बात तो अगर आपको लगता है कि मैं 1 घंटे में 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, देन 20 से आप कम लें, आप 18 लें, 16 लें। ठीक है, स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आप 20 से कम क्वेश्चंस को रख लें कि टारगेट मुझे इतना ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और आप सॉल्व करना स्टार्ट करें। फिर ध्यान रखिए कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, समझिए आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, तो आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, तो प्रैक्टिस करने के क्रम में ऐसा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उस क्वेश्चन को वहीं पर ड्रॉप कीजिए और आप आगे बढ़ते चले जाएं। मतलब ये ठीक वही बात मैं कह रहा हूं, अगर आप रेस अगर लगा रहे हैं, कहीं अगर आप दौड़ रहे हैं, अगर आपको जीतना है, ठीक है, तो रास्ते में पत्थर है, तो पत्थर को हटाने का चक्कर लगाना नहीं है, आपको साइड से बढ़ जाना है आगे। ठीक है ना, क्लियर है। अगर आप देखते हो कि बहुत अच्छे प्लेयर को, अगर वो क्रिकेट खेल रहा होता है ना, तो उसके पास जब अच्छा कोई बॉल आता है ना, तो वो उस बॉल को छोड़ता है। ठीक है, तो बॉल को छोड़ना, क्वेश्चन को छोड़ना, ये भी एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। ये भी हमको प्रैक्टिस से सीखना होगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में उन तमाम क्वेश्चंस को छोड़ देना है जो मुझसे सॉल्व नहीं हुआ फर्स्ट टाइम में, विश्वास मानिए। फिर आप सेकेंड टाइम में जो आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, आपको बताता हूं कि उसमें से काफी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन उसमें सॉल्व हो जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हमारा जो दिमाग है ना, ये उस टाइम पे उस बात को समझ नहीं पाता, वो स्ट्राइक नहीं करता उस कॉन्सेप्ट को लेकर के, इस वजह से हम उस टाइम पे उस क्वेश्चन को सोच नहीं पाते। बात समझ आ रही है। तो क्या करना है मेरे बच्चे, जो क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व हो रहा है आप सॉल्व करिए, जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाइए, जो सॉल्व नहीं हुआ उसमें 1 स्टार लगा दीजिए। सेकेंड टाइम आप फिर से स्टार्ट करेंगे उस क्वेश्चन को विद इन दैट टाइम। तो सेकेंड टाइम में आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ उसमें आप डबल स्टार लगा दें। फिर थर्ड अटेम्प्ट भी लेना है। उस थर्ड अटेम्प्ट में अगर मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करना स्टार्ट किए, तो हो सकता है कि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो आपसे फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, और जो नहीं सॉल्व हुआ उसको लगा दें 3rd स्टार। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा, वो जो 3rd स्टार होगा दैट विल बी अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड यू हैव टू आस्क, है ना, उसको अपने टीचर से डिस्कस करिए, अपने दोस्तों से डिस्कस करिए। ठीक है, इससे आपको काफी मजा भी आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इसका ख्याल जरूर रखना है। प्रैक्टिस का तरीका समझ में आ गया। दूसरा कहानी क्या होता है, सेकेंड बात यह है कि आप जब कुछ भी पढ़ाई करते हैं तो उसका रिवीजन जरूर करें। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो मैं बोर्ड पे जनरली बच्चों को दिखाता हूं कि हम भूलते बहुत तेजी से हैं। हमने जो आज पढ़ाई की, हम आज बहुत कुछ सीख लिए, लेकिन एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये होता क्या है कि हम भूलना स्टार्ट करते हैं, और भूलते भूलते 15 से 20 दिन, मतलब 15 to 20 डेज, आप देखेंगे कि 10 से 15% ही कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा, बाकी आप भूल चुके होंगे। ठीक है ना, और उसके बाद आप अगर मतलब 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ, अगर उसके बाद अगर आप उन चीजों को उठाएंगे तो आपको फिर एक कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, जिससे जितने कॉन्फिडेंस के साथ आपने फर्स्ट टाइम में उस थ्योरी को सीखा था, उतना ही दिक्कत होगा उसको दोबारा ऊपर लाने में, और वो टाइम टेकिंग प्रक्रिया हो जाएगी। इन दैट केस कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या करना है भाई, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक तरीका बनाना होगा। आपको हर दिन ½ एन आवर से 1 घंटे के बीच में आपको एक टाइम रखना पड़ेगा, जो कि रिवीजन का टाइम होना चाहिए। मतलब आप पढ़ाई कर लें, घर पे आए प्रैक्टिस कर लें, और रात में ठीक सोने के पहले थोड़ा उसको रिवाइज कर लें। तो स्टार्टिंग में रिवीजन में वक्त लगेगा, लेकिन जैसे जैसे वो टाइम बीतता चला जाता है, आप क्या देखते हैं कि रिवीजन का जो टाइम है ना, वो काफी छोटा होता चला जाता है।
जैसे आज अगर हम लोग कुछ देखना होगा तो मैं पेज पलटता हूं, अच्छा ये मैं जानता हूं, ये मैं जानता हूं, ये मैं जानता हूं, ऐसी हालत होनी शुरू हो जाएगी। और इस केस में ऐसा होगा कि आपका 70 से 80% जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में चलता रहेगा, इवन 90% तक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चलता चला जाएगा। और इसका फायदा ये मिलने वाला है कि जब आप एग्जाम के टाइम में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, एंड आप रिलैक्स रहेंगे, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा और आप निश्चित तौर पे आप उस एग्जाम में बहुत ही बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट। तो मैंने क्या बताया, हार्ड लेबर कैसे पढ़ना है पता है आपको। दूसरी बात, रिवीजन का ध्यान रख लें, आप निश्चिंत रहिए। उसके बाद विश्वास खुद पे रखना है ना। इन बातों का ख्याल रखेंगे तो कोई आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने से रोक ही नहीं सकता। और मैं अगला एक पॉइंट के बारे में और बात कर रहा हूं, टेस्ट जो है ना उसको बहुत ज्यादा जितने भी जो टेस्ट होंगे, मैं फिर से एक बात कह रहा हूं आपको कि आप सही बच्चों को टेस्ट जरूर देना चाहिए। टेस्ट में अपने आप को देखें कि आपकी परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, उसको सुधारने के लिए धीरे धीरे आप क्या तरीका अपना सकते हैं, है ना। इन सभी तरीकों के आधार पे आप अपने नंबर को इंप्रूव कर सकते हैं। तो टेस्ट को किसी भी कीमत पर ना छोड़ें। हर एक टेस्ट को आप ये समझें कि हमारा आईआईटी का एग्जामिनेशन है, आप उसको उतने ही शिद्दत से, उतने ही जोश के साथ आप उस टेस्ट को दें। मेरे बच्चों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो आईआईटी एग्जाम जो देने जाते हैं ना, मैं ये बात थोड़ा पहले बोलना चाह रहा था। मेरे बच्चों, मैं थोड़ा सा एग्जाम का जो क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, थोड़ा मैं उसको भी डिस्कस कर लेना चाहता हूं एक बार फिर से आपके सामने। देखिए, आईआईटी एग्जामिनेशन में आप देखेंगे 50% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको मैं ये कहता हूं कि ये एवरेज क्वेश्चंस होता है। वो 50% को मैं 20% और 30% में डिवाइड करूंगा कि 20% ऐसा क्वेश्चन होगा जो इजी होगा और 30% एवरेज क्वेश्चन होता है। मतलब 50% क्वेश्चन को मैं बोलता हूं एवरेज क्वेश्चन। एक एवरेज स्टूडेंट जो मैंने तरीका बताया है, उन रास्तों को अगर आप फॉलो करेंगे तो श्योर आप 50% क्वेश्चन को तो सॉल्व करने से कोई आपको रोक ही नहीं सकता। और आपको पता है कि अगर आप मैथमेटिक्स में 50% अगर आप स्कोर कर लेते हैं, इट मींस आप आईआईटी के दरवाजे को आप तोड़ चुके हैं, समझ लीजिए आप अंदर जा चुके हैं। बाकी और अदर सब्जेक्ट में अगर आपने बढ़िया परफॉर्म कर दिया, देन यू कैन गेट अ गुड रैंक। ठीक है, तो मैंने बात किया 50% की। उसके बाद 50 to 70% टफ क्वेश्चन होते हैं। अब वो टफ क्वेश्चन कौन है? जो ज्यादा सोचता है, जो ज्यादा प्रैक्टिस करता है, वो वहां पहुंचता है। तो 70% क्वेश्चन अगर आपने आईआईटी में सॉल्व कर लिया, मतलब आप रैंकर हैं। और मेरे बच्चों, अगर 70 से 90 की बात मैं कर रहा हूं, मतलब आगे आएगा फर्दर 20-30%, वो बहुत ज्यादा टफ सवाल होता है। तो वैसे सवालों को देख करके बच्चे घबरा जाते हैं। मेरे बच्चे, वो 20-30% रियली टफ क्वेश्चन होता है, जिससे आईआईटी का अपना जो पहचान है, उसकी जो गरिमा है, वहां पर बरकरार रहती है। ठीक है, तो वो उनके लिए है जिनका कॉन्सेप्ट बहुत साउंड है, जो किसी भी सवाल को छोड़ते नहीं है, बहुत आराम से सॉल्व करते हैं। तो फिर आप उस लेवल के क्वेश्चंस पर भी पहुंचना शुरू कर देंगे। तो मेरे बच्चों, इन बातों का ध्यान रखते हुए आप सभी लोग पूरे जोश के साथ आप तैयारी करें जेईई का। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। लेकिन मैं एक बात इसमें और भी ऐड कर देना चाहता हूं कि आप कुछ बुक्स को आप जरूर ध्यान में रखें जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। जैसे मैथमेटिक्स में अगर बात मैं कर लूं, तो जो बच्चे स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि आप सबसे पहले आप क्या कर लें, आप एक बेसिक बुक आती है मैथमेटिक्स की, जिसका नाम है प्रिलिप्को की बुक आती है ना। तो प्रिलिप्को की बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छी है, आप उसको ले लें। प्रिलिप्को के नाम से ही फेमस है और गोबोरोव के नाम से फेमस है। फिर बेसिक अलजेब्रा की बात मैं करूंगा, हालांकि हायर अलजेब्रा उस पर लिखा रहता है, इसका नाम है हॉलिनाइट का अलजेब्रा आप ले सकते हैं। उसके बाद आप आई.ए. मेरोन, जी.एन. बर्मन, ऐसे राइटर्स का आप कैलकुलस ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद एस.एल. लोनी का ट्रिग्नोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप रख लें। तो ये बुक आपके कॉन्सेप्ट को आगे, इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में काफी यूजफुल है। और इन सब के साथ में आप कुछ रेफरेंस बुक, प्रैक्टिस बुक भी रख सकते हैं, जैसे आप सिंगेज के सारे बुक्स को आप रख सकते हैं। और साथ में आईआईटी के क्वेश्चंस बैंक को रखना ना भूलें। चलिए, थैंक्स। मैं आज इतनी ही पे अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं और आप सभी को ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।